अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 26 अक्टूबर और आज काजी फ़ायद ईसा साहब इज़ नो मोर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अब वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस नहीं रहे। कल उनका आखिरी दिन। काजी फ़ायद ईसा का 13 महीने का ये जो दौर था, ये जो एक तारीख दौर पे, और क्यों उनको एक बदतरीन चीफ जस्टिस के दौर पे याद रखा जाएगा, कौन कौन सी चीज़ें जो उनकी पॉकेट में जाती हैं, कौन कौन से क्रेडिट्स हैं जो उनके पास जाते हैं, क्या कुछ उन्होंने किया, तमाम तर चीज़ें आपके सामने एक एक करके शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर आपको आगाज़ करेंगे और बताएंगे, इस तारीख दौर का आगाज़ हुआ था 16 सितंबर से। और 16 सितंबर को जब काजी फ़रीद ईसा साहब ने हल्फ उठाया ऐवान सदर के अंदर, और तमाम जजेस बड़े होपफुल थे, खास तौर पे जस्टिस अतर मिनुल्लाह के हवाले से कहा जाता है, बल्कि जस्टिस मंसूर अली शाह, सब जजेस बड़े होपफुल थे कि अब जो अदलिया के अंदर डिवाइड है, या जो अदलिया के अंदर एक मसला था, वो अब खत्म होगा और अदलिया में हाउस इन ऑर्डर होगा और मामला आगे बढ़ेंगे। बहरहाल ऐवान सदर के अंदर हल्फ उठाया, उनकी अहलिया उनके साथ मौजूद थी। 16 सितंबर को ये मामला चला। एक एंटी स्टैब्लिशमेंट अप्रोच रखने वाला काजी फ़ायद ईसा सब बहुत कुछ उनसे उम्मीदें लगाकर बैठे थे। इसके साथ साथ दूसरा बड़ा काम, उन्होंने फुल कोर्ट का इजलास आते ही बुलाया। फुल कोर्ट के इजलास में उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का मुकदमा लगाया। बराह रास्त नशरियात पहली दफ़ा पीटीवी ने दिखाई और पूरे मुल्क ने देखा कि किस तरीके से जजेस जो है वो कंडक्ट करते हैं केसेस को। तमाम तर चीज़ें, बहस व मुबाहिसा, सब कुछ बराह रास्त नशरियात पहली मरतबा दिखाई गई। उसके बाद फैज़ाबाद धरना केस 28 सितंबर को काजी फ़रीद ईसा साहब ने फैज़ाबाद धरना केस लगाया, जिसके हवाले से जाना जाता था कि उनकी बड़ी एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट आप कह लें पॉलिसी है। बहरहाल फैज़ाबाद धरना केस 28 सितंबर को हुआ। उसके बाद पांचवा जो काम उन्होंने किया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का फैसला 11 अक्टूबर को दिया। अक्टूबर के महीने के अंदर, अक्टूबर का महीने का आखिर चल रहा था, 31 अक्टूबर, तो आईसीए की अपील यानी नैब की इंट्रा कोर्ट अपील जो है उसको भी टेकअप किया गया। लेकिन असल खेल सितंबर और अक्टूबर में नहीं, असल खेल नवंबर में शुरू हुआ, जब इंतखाबात के मामले का आगाज़ हुआ। और इंतखाबात के मामले का जब आगाज़ हुआ, जब इंतखाबात की एक आवाज़ उठनी शुरू हुई, जस्टिस बंदयाल के दौर में भी शुरू हुई थी, लेकिन वो कोई तारीख ना दे सके, तब क्या होता है, 3 नवंबर को आम इंतखाबात 8 फरवरी को करवाने की तारीख जस्टिस काजी फ़रीद ईसा साहब देते। और इसके साथ सिर्फ तारीख नहीं दी उन्होंने, उन्होंने जो उस वक्त का निगरान सेटअप था अनवारुल हक काकड़, और उनके साथ साथ हमारे पंजाब, सूबा पंजाब की वज़ीर आला मोहसिन नकवी, ओवरऑल पूरे मुल्क के अंदर जो निगरान सेटअप था, इंटरिम गवर्नमेंट थी, उसको अच्छी खासी प्रोटेक्शन दी, उसको एक लीगल कवर देने की कोशिश की। जहां उनके गलत काम थे उनके ऊपर भी पर्दा डालने की कोशिश की चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा ने। और इंटरिम सेटअप को प्रोटेक्शन देने के बाद एक और जो उन्होंने काम किया, नवंबर के अंदर के मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ पहला शोकॉज नोटिस जारी किया। उसके बाद दिसंबर में करते करते दिसंबर का महीना आता है, नवंबर के बाद नवंबर में प्रोटेक्शन देने के बाद इंटरिम गवर्नमेंट को एक हाथ रखा उन्होंने उनके ऊपर, एक शफकत का हाथ। उसके बाद दिसंबर में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को जो मुकदमात फिक्स करती है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी मुकदमात को बेसिकली वो लाइन अप करती है, लेकिन बजाय इसके कि वो इंतजार करते, लेकिन दिसंबर में काजी फ़रीद ईसा साहब, जब बहुत सारे जजेस छुट्टियों पर जा चुके थे, एक मामूल के मुताबिक जो जजेस की तातीलात होती है सालाना, बहरहाल काजी फ़रीद ईसा साहब ने जो उमैर नियाजी साहब की दरखास्त थी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, दरखास्त ये थी कि आरओज जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, वो ब्यूरोक्रेसी से नहीं बल्कि अदलिया से दिए जाएं, जिसके बाद में हमने नताइज भी देखे कि जब ब्यूरोक्रेसी से रिटर्निंग ऑफिसर्स मिलते हैं तो फिर किस तरीके से आपके इलेक्शन नताइज बड़े पैमाने के ऊपर मैनिपुलेट किए जाते हैं, बड़े पैमाने के ऊपर मैनेज होते हैं। बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करते हुए उमैर नियाजी के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दिया काजी फ़रीद ईसा ने, और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ फैसला दिया और कहा कि आरोज ब्यूरोक्रेसी से मिलेंगे, ना कि जुडिशरी से। उसके बाद एजाजुल एहसन साहब को भी चार्जशीट किया, और हम जानते हैं कि एजाजुल एहसन साहब ने इस्तीफा भी, एक बड़े जज, काबिल जज, उन्होंने भी ये इस्तीफा इसी वक्त में दिया जब काजी फ़रीद ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। उसके बाद क्या होता है, दिसंबर में इंतखाबी शेड्यूल जारी होता है, और जिस तरीके से इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद, इवन उससे पहले भी बहुत कुछ होता रहा, लेकिन इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद तमाम तर हदें पार हो गई, तमाम तर हदें पार हो गई कि आपके जो लोग हैं उनके घरों का चादर चार दीवारी का तकद्दुस जिस तरह पामाल किया गया, और जिस तरीके से लोगों को मुश्किल बना दिया गया, लोगों को दरबदर करने पर मजबूर कर दिया गया। उसके बाद होता है साइफर केस, साइफर केस जिसके अंदर जैसे मुनीब अख्तर गालिबन, जैसे मंसूर अली शाह, अतर मिनुल्लाह साहब, इन्होंने साइफर केस के अंदर क्लीन चिट दी शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब को, और साइफर केस को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो एक थर्ड प्लेयर के तौर पर जाना जाता है इस पूरे प्लान का, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी इंतकामी कार्रवाइयाँ जो है वो जारी रखी। और ये वो वक्त भी था जब जस्टिस अतर मिनुल्लाह और चीफ जस्टिस काजी फ़रीद ईसा, जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे, इनके दरमियान एक जंग और एक माहौल जो है बड़ा सर्द हो गया, हालात ख़राब हुए। उसके बाद यही सारा मसला चल रहा था, सर्दियां थी, सर्दियों का पीक था, डी चौक के अंदर से जाके हमने भी कवरेज की, बलोच मार्च आया, मारंग बलोच
समी खान बलोच, ये सब एक बलोच मार्च लेकर पहुंची। बलोच प्रोटेस्टर्स इनके साथ थे, डी चौक में ये लोग थे, बजाय इसके कि इस वक्त वो उनके पास भी एक उम्मीद हुई होगी और हर कोई इस निगाह से देख रहा था कि एक एंटी स्टैब्लिशमेंट अप्रोच रखने वाला काजी फायज ईसा, एक ऐसा जज, एंटी स्टैब्लिशमेंट के अलावा एक ऐसा जज जिसका अपना ताल्लुक बलोचिस्तान से है, कोयटा का बेटा, वो शायद कोयटा वालों की आवाज में हम आवाज बनेगा और शायद जो लापता अफराद है, शायद वो जो दुख लेकर यहाँ बैठे हैं लोग, उनके दुखों का मदावा हो सकेगा। लेकिन उन्होंने ऐसा मामला दबाया कि लापता अफराद के मामले को फिक्स करने की बजाय आज तक वो मामला, उन्होंने कहा मैं रिकॉर्ड मंगवाऊंगा, रिपोर्ट्स मंगवाई जाएंगी, आज तक वो शहरियों का मामला दबाया हुआ है। काजी फायज ईसा ने, अब वो चले भी गए। ये बदकिस्मती कोयटा की, बलोचिस्तान की, कोयटा का चीफ जस्टिस होते हुए भी इस तरह का सलूक किया गया। उसके बाद ताहयात नाहिरी को खत्म करने के लिए आर्टिकल 63F गालिबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या मैं एग्जैक्टली आर्टिकल भूल रही हूँ, उस आर्टिकल को खत्म किया गया मियां नवाज शरीफ का रास्ता बहाल करने के लिए। वही मियां नवाज शरीफ जो आज काजी गया है तो खुद भी चले गए हैं, जब काजी आया था तो मियां भी आ गया था, तो मियां नवाज शरीफ का रास्ता बहाल किया गया। उसके बाद एजाजुल एहसन का इस्तीफा भी जनवरी में आया, उनके खिलाफ चार्जशीट, एक उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका था। फिर सबसे बड़ा काम जो काजी फायज ईसा के साथ जुड़ा रहेगा आखिरी दम तक, काजी फायज ईसा जिसका क्रेडिट सिर्फ काजी फायज ईसा को जाता है, आज हैंडलर्स भी, आज सब भी, हर कोई इसका जो एक मलबा है वो काजी पर ही डाल रहा है, जबकि हम भी जानते हैं कि काजी से ही काम करवाया गया होगा। लेकिन सबसे बड़ा काम और सबसे मकरू किरदार काजी फायज ईसा का तब सामने आया जब मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात से बैट का सिंबल यानी बल्ले का निशान छीना गया। 12 और 13 जनवरी की रात गए 11 बजे के करीब ये फैसला किया गया और इंतखाबी निशान जो है वो छीन लिया गया। ये वही वक्त है जब उसके बाद आई थिंक हार्डली एक दिन भी नहीं रह गया था जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम तर जमातों को इंतखाबी निशानात अलॉट करने थे और सियासी जमातों ने अपनी कैंपेन का आगाज करना था। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात जो आज मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसके पास कोई इंतखाबी निशान नहीं था और बगैर किसी इंतखाबी निशान के मैदान में उतरी, मुल्क की सबसे बड़ी मजीद ताकतवर जमात बन के उभरी। लेकिन काजी फायज ईसा ने इनसे बैट का सिंबल छीन लिया। फरवरी 2024 में नईम अख्तर अफगान को बलूचिस्तान से लाए ताकि अपने कबीले को बढ़ाया जा सके। अमीनुद्दीन खान, नईम अख्तर अफगान ऐसे लोगों को जमा किया। 6 जजेस ने 25 मार्च को खत लिखा, वही खत जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बाकायदा अजीब अजीब मॉन्स्टर जैसे निशानात वाले खत भी छोड़े गए, खतूत भी छोड़े गए और उसके साथ कुछ पाउडर नुमा चीजें सिर्फ धमकाने के लिए जजेस को छोड़ी गई ताकि दोबारा जजेस ये काम ना करें। 6 जजेस के खत को काजी फायज ईसा साहब ने उसके हवाले से कहा कि मैं मियां शहबाज शरीफ के साथ बैठूंगा, इसके ऊपर इंक्वायरी करूंगा। लेकिन वन ऑन मीटिंग हुई, क्या बात हुई होगी शहबाज शरीफ और काजी फायज ईसा के दरमियान वो अब हम सब बहुत अच्छे से जान गए, लेकिन उसको दबा दिया और मुदाखलत अदलिया में की गई। इसके हवाले से जब जब जजेस ने आवाज उठाई, काजी फायज ईसा ने मुदाखलत के ऊपर शहबाज शरीफ से मुलाकात की और मामले को खत्म कर दिया। मुदाखलत जूं की तूं जारी रही। 6 जजेस के खत पर फुल कोर्ट समाअत होती है और जजेस के दरमियान लाइव लड़ाई पूरा मुल्क देखता है। आज भी सुप्रीम कोर्ट के आप जाके प्रोसीडिंग्स के अंदर देखें, लाइव आपको मिलेगी कि 6 जजेस का मामला, इतना सेंसिटिव तरीन मामला, इतना सेंसिटिव तरीन खत, उसके ऊपर जजेस आपस में लड़ पड़े। काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन की बातें इसी सब के बीच शुरू हो गई क्योंकि काजी साहब जिनको खुश करना चाहते थे उनको इस कदर खुश कर चुके थे, मियाँ साहब को खुश कर चुके थे, मियाँ के लाने वालों को खुश कर चुके थे, तो काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन के मामला इस वक्त भरपूर शुरू हो चुके थे। मई 2024 में जब गालिबन कोई 7वां 8वां महीना था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं 6वां महीना था, रिजर्व सीट से मुताल्लिक फुल कोर्ट बैठा और उसके बाद इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का मुकदमा भी चला। फिर जून के अंदर मलिक शहजाद, एक बेहतरीन जज लाहौर हाई कोर्ट से, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के बतौर काम कर रहे थे, उनको लाके सुप्रीम कोर्ट में फेंक दिया गया, कोने में बैठा दिया गया ताकि यहाँ पर उनके पास ज्यादा जिम्मेदारियां, ज्यादा इख्तियारात ना हो और लाहौर हाई कोर्ट को हवाले कर दिया गया जस्टिस आलिया नीलम के, ताकि जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स वाला मामला है, धांधली वाला मामला है, बाकी जो कुछ मामला है वो उनके पास ना जा सके और एक तवाना आवाज को, एक मजबूत आवाज को बंद कर दिया गया। उसके बाद 12 जुलाई मंसूर अली शाह साहब ने वो फैसला दिया रिजर्व सीट्स के ऊपर, जिसके बायस आज कहा जाता है कि मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बनाया गया और इसके सबसे बड़े सहूलतकार उनकी अपनी अदालत में बैठे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा थे। सितंबर में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स वाला मामला आया, सितंबर में ही जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स वाला मामला, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स को बहाल किया गया पंजाब में और उसके बाद सबसे बड़े जो शिकायत आ रही थी इलेक्शन की धांधली के हवाले से वो पंजाब से आ रही थी। फिर उसके बाद मजीद मकरू किरदार, मजीद बद किरदार, मजीद गंदा चेहरा, मजीद घटिया बदबूदार चेहरा तब नजर आया जब हुकूमती ऑर्डिनेंस को की आड़ लेते हुए, हुकूमती ऑर्डिनेंस का सहारा लेते हुए काजी फायज ईसा ने अपने ही साथी जज जस्टिस मुनीब अख्तर, एक अपराइट और बेहतरीन जज को प्रैक्टिस इन ऑर्डिनेंस, प्रोसीजर ऑर्डिनेंस वाले जो कमेटी है उसमें से निकाल बाहर किया और अपनी मर्जी से बंदा लाए और 63A वाले मामले को लीगल करार दिया।
फ्लोर क्रॉसिंग को, सियासी जिस्म फरोशी को लीगल करार दिया, लोगों के ज़मीर खरीदे गए और जिस तरीके से चार दीवारी का तकद्दुस फिर से पामाल हुआ, पूरे इस 13 महीने में होता ही रहा और जिस तरीके से लोग दरबदर हुए काजी साहब की सहूलतकारी, बड़ी सहूलतकारी की वजह से और फिर काजी साहब की सहूलतकारी की वजह से तरमीम भी आई, काजी साहब की सहूलतकारी की वजह से मंसूर अली शाह साहब का रास्ता भी रोका गया, काजी साहब की सहूलतकारी की वजह से आइन पर बराह रास्त हमला हुआ, सुप्रीम कोर्ट की इमारत के साथ पार्लियामेंट हाउस की इमारत जहां पर मास्क वाले लोग भी घुसे, सब कुछ होता रहा और उसके बाद नए अदालती साल पर प्रेस रिलीज भी जारी हुई जिसके अंदर उन्होंने कहा कि किसने कहा मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा, मैं तो एक्सटेंशन लेने को तैयार हूं, लेकिन शायद आखिर में कादी फारिसा इस कदर इस्तेमाल हो चुके थे, इतने इस्तेमाल हो चुके थे कि मजीद इस्तेमाल के काबिल नहीं रहे थे और टिश्यू पेपर की तरह उन्हें फेंकना मकसूद था। आखिरी महीने के अंदर आर्टिकल 63A वाला मामला हुआ, अपने साथी जजेस, अपने पूरे करियर में साथी जजेस सामने खड़े वकला, जो भी उनके अगेंस्ट बात करता था वो पीटीआई के लोगों ने तो सफर किया ही किया, आम आवाम ने सफर किया, वोट की ताकत को फेंका गया, एक सियासी जमात को रोका गया, प्रोफेसर तक को नहीं बख्शा, जिस तरीके से काजी फायद ईसा और मीडिया को मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजते रहे, मीडिया के जितने भी लोग उठाए गए, पकड़े गए, जितने भी लोगों को इलेक्शन के दिनों में जो जो सब कुछ हुआ, काजी फायद ईसा की अदालत खामोश रही और काजी फायद ईसा का मशहूर मारूफ जुमला जो हमेशा याद रखा जाएगा, व्हेन यू कांट स्टैंड हीट इन द किचन यू शुड नॉट बी इन द किचन। लेकिन साबित ये हुआ कि काजी साहब खुद कभी हीट बर्दाश्त नहीं कर सके और काजी साहब खुद इस बड़े ओहदे के लिए मुंसिफ आजम की कुर्सी के काबिल नहीं थे। हमेशा 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 पाकिस्तान में एक बदकिरदार, बददुमा, दाग के जो है मुतरादिफ समझे जाएंगे, अदलिया के ऊपर एक बड़ा दाग। उम्मीद है ये जो अदलिया के साथ हुआ, जो अदलिया को एक घाव, एक जख्म लगा है, उससे काजी साहब के जाने के बाद अदलिया रिकवर करेगी और अवाम का जो एतमाद है, क्योंकि अवाम ग्राउंड के ऊपर जो है वो अदलिया पर बिल्कुल एतमाद नहीं करती, इंसाफ की इदारों पर एतमाद नहीं करती, वो एतमाद वापस बहाल होगा और मामलात किसी बेहतरी की तरफ जाएंगे और पाकिस्तान की अदालतें और पाकिस्तान के लोग कभी ऐसा मुंसिफ आजम दोबारा नहीं देखेंगे। काजी साहब का ये दौर 13 महीने का, इसका खुलासा करना, इसका एक रिकैप देना बहुत जरूरी था ताकि याद रहे सबको कि काजी साहब क्या क्या इनायात हम सब पर करके गए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।